नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मनपा और नगर पार्षदों में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के अनुसार मनपा और नगर पार्षदों में सभी समुदायों के आरक्षण मिलाकर 50% से अधिक नहीं होंगे। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने अध्यादेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकायों के चुनाव में 27% आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने का फैसला 22 सितंबर को किया था, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। इसके पहले राज्यपाल ने 23 सितंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन में होकर भी रायगढ़ जिले में सभी पार्टियां अलग अलग अपने दम पर लड़ने की बात कर रही हैं। उसी तरह आज कांग्रेस रायगढ़ जिला अध्यक्ष महेंद्र घरत ने भी खोपोली में यह ऐलान किया कि कांग्रेस रायगढ़ जिले में जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम के चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने लखीमपुर में किसान हमले की घटना की तुलना जलियांवाला बाग कांड से कर दी है। दरअसल शरद पवार ने लखीमपुर हिंसा में अपनी भूमिका समझाने के लिए दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों के खिलाफ हिंसा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है, इसीलिए इस पूरे मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वह एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रहे हैं जिसके तहत वाहनों के हॉर्न के रूप में केवल भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ का इस्तेमाल किया जा सके। महाराष्ट्र के नासिक में एक हाईवे के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही कि वो एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सायरन का भी अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें आकाशवाणी पर बजाए जाने वाले मधुर धुन में बदलने पर विचार हो रहा है। मुंबई की एक अदालत ने आज भाजपा नेता किरीट सोमैया को उनके विरुद्ध एक गैर सरकारी संगठन, एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के 2 मामलों में जमानत दे दी है। गैर सरकारी संगठन अर्थ और उसके संस्थापक एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कालमे ने यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने कालमे की शिकायत पर पिछले महीने भाजपा नेता को समन जारी किया था। तब सोमैया आज सेवरी में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए। उन्होंने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकासी के सामने खुद को बेकसूर, बेगुनाह बताया। अदालत ने इसके बाद सोमैया को 15-15 हजार रुपए के मुचलके पर दोनों ही मामलों में जमानत दे दी। मुंबई के बोरीवली इलाके में 29 सितंबर की शाम 2 अज्ञात लोगों ने मीरा भायंदर महानगर पालिका के इंजीनियर पर फायरिंग की थी। इस मामले में मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने डी गैंग के गुर्गे को यूपी के भदोही जिले से गिरफ्तार कर मुंबई लाकर कस्तूरबा पुलिस को हैंडओवर कर दिया। आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। फायरिंग मामले में अभी भी एक आरोपी फरार है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर दीपक खंबित, जिनकी उम्र 45, और मीरा भायंदर क्राइम ब्रांच यूनिट ने मुख्य आरोपी अमित सिन्हा को, जो 41 साल के हैं, उनको हिरासत में ले लिया है। अमित सिन्हा छोटा राजन गैंग के लिए काम करता है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के टाइम टेबल की घोषणा कर दी है। टाइम टेबल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है।
पहली परीक्षा 2 जनवरी 2022 को होगी। 290 पदों के लिए यह परीक्षा राज्य के 37 जिला केंद्रों पर कराई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के सूचना केंद्र की तरफ से यह जानकारी दी गई। वहीं एमपीएससी 2022 की मुख्य परीक्षा 7 मई से 9 मई 2022 तक कराई जाएगी। आयोग ने विभिन्न पदों के लिए लगभग 290 पोस्ट की लिस्ट जारी की है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, राज्य के सहायक आयुक्त, समूह विकास अधिकारी के पद भरे जाएंगे। मुंबई में रविवार शाम एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। ये घटना कालाबादेवी इलाके में हुई। घटना में एक 61 साल की बुजुर्ग की मौत हुई है। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में भी कैद हो गया। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया था। कोल्हापुर जिले के शाहूवाड़ी तहसील में इन दिनों डर का माहौल बना हुआ है। यहां से छोटे छोटे बच्चों का अपहरण किया जाता है, उसके बाद उनकी लाश मिलती है और लाश जिस हालत में मिलती है उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तहसील के लोगों की माने तो ये मामला नरबली का लगता है, जिसमें बच्चों की बलि दी जाती है। बीएमसी का मानना है कि जिस तरह से वो टीकाकरण अभियान चला रही है, उससे कोरोना की तीसरी लहर होने की आशंका नहीं है। बीएमसी ने सोमवार को मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि अब तक मुंबई के 42 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, जबकि 82 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज मिल चुकी है। बीएमसी के वकील अनिल साकरे ने हाईकोर्ट को बताया कि बिस्तर पर पड़े 2586 लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है, जबकि ऐसे 3942 लोग पहली खुराक ले चुके हैं। मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ वकील धृति कपाड़िया और कुणाल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महाराष्ट्र में विदर्भ की पंढरी यानी बुल्ढाना जिले के शेगांव श्री संत गजानन महाराज का मंदिर दर्शन के लिए 7 अक्टूबर से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए 1 साल 9 महीने की राहत के बाद राज्य सरकार ने मंदिरों समेत धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला किया है। विदर्भ के पंढरी श्री संत गजानन महाराज का मंदिर गुरुवार 7 अक्टूबर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ई पास के माध्यम से दर्शन लोग कर पाएंगे। रोजाना 9000 भक्तों को ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। ई पास, मास्क और सैनिटाइजर मस्ट होगा। महाराज के हम जो भी भक्तगण हैं, हम काफ़ी उत्सुक है। कल से मंदिर खुलने वाला है। वैसे जब मंदिर बनता तब भी हमारी आस्था इतनी है कि हम दरवाजे का दर्शन लेकर ही हम काफ़ी रोमांचित हो जाते हैं कि गजानन महाराज का पूरा दर्शन मिल गया, ऐसा हमको लगता है। और महाराज का अंदर का व्यवस्थापन इतना अच्छा है कि एक बार खुलने के बाद भी हमको पूरा विश्वास है कि इतना अच्छे से वो सब करते हैं, कंडक्ट करते हैं कि पूरा सुरक्षित के साथ हमारा दर्शन। अहमदनगर शहर में रास्तों पर बने गड्ढों की मरम्मत करने की मांग को लेकर शहर के लोगों ने लाइन में लगकर महापालिका प्रशासन को ज्ञापन दिया। महापालिका प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए देखिए कितनी लंबी लाइन लगाई गई। लगभग 1000 लोगों ने बारी बारी जाकर एक गड्ढे के लिए अलग अलग ज्ञापन महापालिका प्रशासन को देकर अनोखा आंदोलन खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि अहमदनगर शहर में पिछले कई दिनों से गड्ढों की मरम्मत के लिए आंदोलन चल रहा है। आज
सुमित वर्मा के नेतृत्व में यह अनोखा आंदोलन कर प्रशासन का ध्यान गड्ढों की समस्या की तरफ खींचा गया। अगर 8 दिनों में गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई तो फिर से बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की बात सुमित वर्मा ने की है। बल्लारपुर बाईपास रोड स्थित पागल बाबा नगर में जिस भवन में मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, उसके कर्मचारी क्वार्टर में सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो लगातार 92 यानी 92 गाने गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली स्वप्नाली गायकवाड़ का आज राज्यपाल ने सम्मान किया। इतना नहीं, न्यूज़ 1 इंडिया के महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ दीपक गोस्वामी ने भी स्वप्नाली गायकवाड़ का स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। दुनिया में तो ऐसे कई सारी भाषा है, लेकिन एक भाषा जो सभी को बहुत पसंद आती है वो है संगीत की भाषा। जी हाँ, आज न्यूज़ 1 इंडिया टीम के साथ हमारे साथ एक ऐसी गायिका मौजूद है जिनके नस नस में संगीत दौड़ता है। हमारे साथ मौजूद है स्वप्नाली गायकवाड़, जिन्होंने हाल ही में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ 1 इंडिया की टीम की तरफ से आपका स्वागत है। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यही पूछना चाहूँगी कि हाल ही में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। जैसे कि हाल ही में लता जी का 92 बर्थडे था, तो मैं MIT ADT यूनिवर्सिटी से सीखती हूँ। तो मेरे कॉलेज की डीन लता जी है और हमारे गुरुजी है आदिनाथ मंगेशकर जी। तो मैं जब लता जी का 92 बर्थडे था तो मैंने सोचा था कि चलो आदिनाथ सर जी को थोड़ा सा खुश कर लेते हैं, गुरुजी है। तो मैंने 92 गाने गाने का सोचा और बाद में फिर मैंने 92 गाने कंटिन्यूस गाए, मतलब कंटिन्यूस 4 आवर्स मैंने उनके गाने गाए। तो उसी दिन रिकॉर्ड वालों ने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब दे दिया। आपकी जो आवाज़ हमने सुनी है, ऐसे चेहरे रियलिटी शो पे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो रियलिटी शो को लेकर आपके क्या प्लानिंग्स हो सकते हैं फ्यूचर रिलेटेड? रियलिटी शोज़ के बारे में बोलना चाहूँ तो हाँ, मैं रियलिटी शोज़ देना चाहती हूँ। बट आजकल जब मैं रियलिटी शोज़ जब देखती हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं देना चाहिए रियलिटी शोज़, क्योंकि आजकल रियलिटी शोज़ ज़्यादातर TRP ही ज़्यादा दिखाते हैं। जिस बच्चे की ज़्यादा TRP हो उसी बच्चे को मतलब विनर दिखाया जाता है। हाँ, अंत में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन आप हमारे लिए गा लीजिएगा, तो ये हमारी अच्छी सौभाग्य की बात होगी। जी ज़रूर। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। वाह, ये थे हमारे साथ स्वप्नाली गायकवाड़, जिन्होंने लातूर ज़िले से मुंबई तक का एक अच्छा और अनोखा सफ़र तय किया है। के साथ मैं यहाँ पर स्वप्नाली मैम को धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो न्यूज़ 1 इंडिया टीम के साथ उन्होंने खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नाइक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। तो स्वप्नाली ने 92 गाने बैक टू बैक गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बढ़ते आगे, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस में फंसने के बाद कई सेलेब्स उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान ने भी शोभा डे की उस सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्यन के गिरफ्तार होने की घटना पेरेंट्स के लिए वेकअप कॉल की तरह है। सुजैन ने इस पोस्ट पर अपनी असहमति जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे ख्याल से ये आर्यन खान के लिए नहीं है, बस वो गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे। ये घटना एक उदाहरण के तौर पर देखी जा सकती है क्योंकि ज़्यादातर मौक़ों पर बॉलीवुड के लोगों का विच हंट करने में लग जाते हैं। ये बेहद दुखद और गलत बात है क्योंकि आर्यन अच्छा बच्चा है।
तो ड्रग्स केस में आर्यन खान का नाम आने के बाद से बॉलीवुड के कई सितारे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बहुत से सितारों ने शाहरुख खान और आर्यन खान का सपोर्ट किया है। मशहूर सिंगर मीका सिंह ने भी आर्यन खान और शाहरुख खान का सपोर्ट किया। साथ ही उन्होंने एनसीबी पर तंज भी कसा है। मीका सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए आर्यन खान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीका सिंह अक्सर फिल्मी सितारों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक क्रूज की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के साथ मीका सिंह ने एनसीबी की कार्रवाई पर तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, वाह क्या सुंदर कार्डिलिया क्रूज है, काश मैं वहां जा पाता। मैंने सुना है कि वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं आर्यन खान के अलावा किसी और को नहीं देख सका। इतने बड़े क्रूज में सिर्फ आर्यन ही घूम रहा था, हद है। गुड मॉर्निंग, आपका दिन शानदार हो। अभिनेत्री यामी गौतम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसके कारण वो सुर्खियों में आ गई। दरअसल इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि वो सालों से कभी न ठीक होने वाली एक स्किन प्रॉब्लम केराटोसिस पिलारिस में जूझ रही हैं। यामी गौतम ने पोस्ट में अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ फोटोज भी शेयर करते हुए लिखा कि मेरी इंस्टा फैमिली को नमस्कार। मैंने हाल ही में अपनी कुछ फोटोज क्लिक करवाई हैं, जब उन्हें मेरी स्किन की कंडीशन केराटोसिस पिलारिस को छिपाने के लिए मेरी फोटोज़ को पोस्ट प्रोडक्शन में भेजा जाना था, जो एक आम प्रक्रिया है। तो मैंने सोचा कि यामी, तुम इस सच को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती। जिन लोगों ने इस स्किन प्रॉब्लम के बारे में नहीं सुना है, उनको बता दूं कि यह एक स्किन कंडीशन है जिसमें आपके स्किन पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। यामी गौतम ने आगे लिखा कि मुझे यह प्रॉब्लम टीन एज में शुरू हुई थी और उसका अभी भी कोई इलाज नहीं है। फिल्म निर्माता करण जौहर ने घोषणा की है कि उनकी आने वाली फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर 5 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म में सानिया मल्होत्रा और अभिमन्यु दासानी मुख्य किरदार निभाएंगे। फिल्म तमिलनाडु के मदुरई के पृष्ठभूमि पर बनी एक रोमांटिक कॉमेडी है। फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि एक अनोखी और प्यारी प्रेम कहानी को देखने के लिए तैयार हो जाए। अब बात शेयर बाजार की, तो भारतीय शेयर बाजारों में आज एक बार फिर से तेजी का रुख देखने को मिला। मुंबई शेयर बाजार में सेंसेक्स की अगर बात करें तो आज 445.56 अंक यानी 0.75% की तेजी के साथ 59,744.88 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज 131.00 अंक यानी 0.74% की तेजी के साथ 17,882.30 के उच्च स्तर पर बंद हुआ। आज आईटी और ऑयल एंड गैस टेक सेक्टर के स्टॉक्स में दर्ज की गई तेजी के दम पर शेयर बाजार ने लंबी छलांग लगाई है। तो आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी दिखी। इनके शेयर जिसने खरीदे थे उनको लाभ हुआ। मुंबई शेयर बाजार में आज भी तेजी देखने को मिली। बीते 2 दिनों में तेजी उस स्तर पर नहीं थी। 60,000 का आंकड़ा सेंसेक्स ने छुआ था, लेकिन वो वापस से 58-59 के बीच में पहुंचा था। लेकिन एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही। पिछले 2 दिनों से एक बार फिर से सेंसेक्स 60,000 के करीब पहुंचता नजर आ रहा है। निफ्टी में भी उछाल देखने को मिली और विशेष तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी देखने को मिली है। मुंबई शेयर बाजार में आज की जो अपडेट रही, इस वक्त हम आपको वो बता रहे हैं। सेंसेक्स आज 445.56 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। एनसी का निफ्टी आज 131 अंक की बढ़त पर बंद हुआ। ये खबर इस वक्त उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आईटी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उन्हें इसका लाभ मिला है। 60,000 के करीब सेंसेक्स पहुंच गया है और निफ्टी में भी ये उछाल देखने को मिली है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी इन सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल सकती है। आज महाराष्ट्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।